कहते हैं जहाँ चाह है वहीं रहा है, बस सारा खेल हौसलों का है। चलिए, इसी के साथ न्यू ब्राइट वे में मैं सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, जहाँ चाह का मतलब है कि इंसान जो चाहता है वही होता है और उसी को कर पाता है। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए ज़रूरत पड़ती है हौसलों की, क्योंकि हौसले वहाँ पे फ्यूल यानी ईंधन का काम करते हैं। इसलिए कोई भी काम करिए तो उसको हौसलों के साथ करिए, निश्चित रूप से वो सफल होगा। और जो चाहा है लोगों ने कर लिया है, इसलिए सारी उड़ानें हौसलों से की जाती हैं, पंखों से तो सिर्फ जीवन यापन होता है। आगे बढ़ते हैं। इसी के क्रम में एक जो टॉपिक चल रहा था हमारा, विद्युत तथा विद्युत धारा के प्रभाव, इसी में हमने आपको कई सारी चीज़ें पढ़ा दी थी। विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत विभवांतर क्या है, ओम्स का नियम वो भी बता दिया था, और प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोध के प्रकार। तो प्रतिरोध, आज इसमें प्रतिरोध पे ही सबसे पहले आपको हम कुछ विशेष चीज़ें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आज का जो विद्युत तथा विद्युत धारा के प्रवाह का जो टॉपिक था, उसी के अंतर्गत प्रतिरोधों की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों से क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको समझ लीजिए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, देखिए प्रतिरोध की परिभाषा क्या कहती है। पहले इसकी परिभाषा हालांकि हम बता चुके हैं, फिर भी आप एक बार समझ लीजिए। किसी भी परिपथ में, किसी भी वैद्युत परिपथ में, किसी भी वैद्युत परिपथ में, परिपथ को हम लोग सर्किट कहते हैं, तो किसी भी वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा यानी जिसको आई के मार्ग का मतलब पाथ, उसका जो रास्ता है, में आने वाली बाधा, तो बाधा कहें या रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं, ये आपको पढ़ाया जा चुका है। तो किसी भी वैद्युत परिपथ में धारा के मार्ग में आने वाली बाधा या रुकावट को ही प्रतिरोध कहते हैं। इसका मतलब देखिए, एक सर्किट के माध्यम से आपको हम समझा रहे हैं। यहाँ पे जैसे ये एक हमने कोई बैटरी लगा रखी है, अब इसमें ये जो बड़ी लाइन होती है पॉजिटिव एंड छोटी वाली इसका निगेटिव। सपोज कर लीजिए ये 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट ये बैटरी लगी हुई है। अब यहाँ से इस सर्किट में हमने ये एक प्रतिरोध डाल रखा है। अब इसमें आगे कोई चीज़ एक लोड दे दीजिए, इसमें सपोज ये बल्ब लगा दिया इसमें, तो ये इसका एक फिलामेंट ले लीजिए ऐसे, और एक यहाँ पे स्विच डालिए जिसको उसको आवश्यकता अनुसार बंद या चलाया जा सके। तो देखिए ये इसको ऐसे बंद कर दो तो ये एक बल्ब का शेप ले लिया। अब यहाँ पे आपको इसमें समझना है कि प्रतिरोध का रोल क्या है। यहाँ से मान लीजिए करंट जा रही है इसमें, तो ये जो करंट जा रही है, ये जो प्रतिरोध है जिसको हम लोग R से लिखते हैं, तो इसको ये जाने से रोकता है। तो जब जाने से रोकेगा तो इसके सिरों में जो लगाया गया विभवांतर है उसका मान भी उतना ही बढ़ जाएगा, क्योंकि वो उसको आगे बढ़ाने के लिए वर्क करेगा और ये उसको रोकने का काम करता है। तो इससे विद्युत ऊर्जा का उपयोग एक कार्य के रूप में होता है। अब जैसे किसी भी परिपथ में विद्युत धारा I के मार्ग में आने वाली बाधा या रुकावट को ही प्रतिरोध कहते हैं, तथा इसे कैपिटल R और स्मॉल r दोनों से प्रदर्शित किया जाता है, अब यहाँ पे इसका मात्रक क्या होता है, तो ओम के नियम से इसका मात्रक भी निकालते हैं आप। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, B = IR। तो B = IR
यहाँ से R का मान जब निकालोगे तो I बटे में आ जाएगा, यानी कि जो R बराबर हो जाएगा वो B/I। तो इस मात्रक में, इसमें विभव का मात्रक आपका वोल्ट हो जाएगा और धारा का मात्रक एम्पियर। तो इसलिए प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट/एम्पियर। अतः प्रतिरोध का मात्रक आपका आ जाएगा वोल्ट/एम्पियर। अब इसको वोल्ट/एम्पियर न कह करके इसको शॉर्टकट फॉर्म भी दे दिया गया है, इसी को हम लोग ओम भी कहते हैं, क्योंकि ओम ने ही इसको जनरेट किया था, इसलिए ये उन्हीं के नाम पे। तो प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट/एम्पियर भी होता है, ओम भी होता है, और इसका ओम का जो सिंबल है वो इस तरीके से रहता है, ये उसका ओम का सिंबल है। तो ये प्रतिरोध का मात्रक हो गया। अब इसमें चूंकि हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस इसका क्या है और क्या रोल है इसका इलेक्ट्रिसिटी में। अब इसमें इसके कई सारे मात्रक भी होते हैं। प्रतिरोध को मापने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग करते हैं उसके कई सारे छोटे बड़े मात्रक हैं। तो प्रतिरोध के अन्य मात्रक, प्रतिरोध के अन्य मात्रक, तो इसके अलावा भी इसके कई सारे मात्रक हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स में यूज करने पड़ते हैं। जैसे एक छोटा मात्रक, प्रतिरोध का काफ़ी छोटा मात्रक बनाया गया है, क्योंकि ओम तो ये बड़ा मात्रक है। तो 1 मिली ओम, 1 मिली ओम, तो 1 मिली ओम ये होता है 10⁻³ ओम के। तो 1 मिली ओम। दूसरा इसका एक और है माइक्रो ओम। तो 1 माइक्रो ओम, माइक्रो ओम ये बराबर होता है 10⁻⁻6, क्योंकि माइक्रोन जो होता है वो 10⁻⁻6 के बराबर होता है ओम। और एक इसका बहुत बड़ा मात्रक भी है, तो ये छोटे बड़े कई सारे मात्रक हो जाएंगे। 1 मेगा ओम, ये प्रतिरोध का बड़ा मात्रक है, मेगा ओम। तो यहाँ पे यही पावर जो माइनस की है इसको आप प्लस कर लीजिए, तो 10⁻6 ओम। तो ये प्रतिरोध का काफ़ी बड़ा मात्रक है। तो इस तरीके से ये प्रतिरोध के 3 अन्य मात्रक भी हो गए, मिली ओम 10⁻³ ओम, माइक्रो ओम 10⁻6 ओम, और एक मेगा ओम काफ़ी बड़ा मात्रक है 10⁻6, ये प्लस का 6 ओम। तो इस तरीके से ये प्रतिरोध को इससे मापा भी जाता है। अब चूंकि ये कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस है, तो इसमें हम आपको प्रतिरोध की उपयोगिता को भी समझा रहे हैं कि इसका क्या उपयोग है। तो ये तो इसकी पुरानी डेफिनेशन के तर्क पे हो गया। इसके कुछ अन्य मात्रक थे जिनको आपने देख लिया। अब इसमें इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ओम के नियम से आता है। तो ओम के नियमानुसार इसी से आप इसको सही से समझ सकते हैं। तो ओम का नियम क्या कहता है कि जो B = है वो I और R पे निर्भर करता है। नियम में R यहाँ पे ले लें इंटू I। इस फार्मूले से यदि धारा का मान निश्चित कर दिया जाए, यदि I जो है आपकी, इसको I को निश्चित कर दिया जाए किसी भी परिपथ में, तो यदि हमें निश्चित धारा चाहिए, एक प्रॉपर एम्पियर की धारा चाहिए उसको फिक्स करने, तो देखिए उसके लिए क्या होगा। इसको फिक्स करने से यदि प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो विभवांतर का मान अपने आप बढ़ेगा। यदि धारा का मान निश्चित कर दिया जाए तो प्रतिरोध R के मान में वृद्धि करने से विभव का मान यानी विभवांतर
विभवांतर के मान में वृद्धि होती है। तो यदि धारा फिक्स है, किसी भी परिपथ में करंट फिक्स है, मान लीजिए ये 5 एम्पियर की धारा हमने इसमें ले रखी है, तो इसके रेजिस्टेंस को जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो वैसे ही इसके विभव का मान भी बढ़ेगा। देखते हैं कैसे बढ़ता है। मान लीजिए धारा हमने ले रखी है 5 एम्पियर और प्रतिरोध उस समय हमारा 2 ओम है। अब देखते हैं तो इसमें विभव कितना आएगा। इस सिरे ए और बी के बीच का हम विभवांतर निकालते हैं कि देखें इसके बीच का विभवांतर कितना आता है। ए और बी के बीच का विभवांतर, इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले चेक करने के लिए फर्स्ट पार्ट, स्टेप फर्स्ट। तो फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं बी, तो बी इक्वल टू आर। आर का मान हमने 2 ओम ले रखा है, तो 2 गुणे और धारा का मान 5 ले रखा है, तो 5। तो विभव का मान देखिए कितना आ गया, 5 दूनी 10, यानी कि ये हमारा 10 वोल्ट विभवांतर इसके बीच में है। अब इसी को सेकेंड स्टेप में देखते हैं। यदि हमने धारा हमारी फिक्स रहेगी, इसको चेंज नहीं करना है, प्रतिरोध के मान को चेंज करना है। अब 2 कर दिया था, अब की आर का मान हमने यहाँ पे मान लेते हैं 5 कर दिया, 5 ओम। तो देखते हैं विभवांतर इसके सिरे में क्या हो जाएगा। तो प्रतिरोध आर का मान 5 कर रखा है, धारा हमारी फिक्स है, तो देखिए 55 25, ये 25 वोल्ट विभवांतर पहुंच गया। 25 वोल्ट का विभवांतर हो गया। विभवांतर तुरंत जैसे प्रतिरोध का मान बढ़ाया, विभव का मान ऑटोमेटिक बढ़ गया। तो इसके सिरों के बीच में विभवांतर, धारा का मान जबकि फिक्स है, धारा को हमने चेंज नहीं कर रखा है और आई को हमने ऑलरेडी 5 एम्पियर कर रखा है। तो जैसे जैसे हम प्रतिरोध के मान को बढ़ा रहे हैं, देखिए यहाँ पे 2 डाला, फिर अब की 5 डाला, धारा हमारी फिक्स है। एक बार और तीसरे स्टेप में देख लीजिए, थर्ड स्टेप। तो इसमें धारा फिर प्रतिरोध का मान हमने और बढ़ा दिया, आर बराबर 10 ओम कर दिया। तो यहाँ पे जब ये 10 किया, धारा हमको फिक्स उतनी चाहिए 5 एम्पियर की, तो विभव अपने आप बढ़ जाएगा। तो 10 बचे 50, ये आपका 50 वोल्ट हो गया विभवांतर। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यदि किसी परिपथ में निश्चित धारा बह रही हो तो उसके प्रतिरोध के मान में वृद्धि करने से विभवांतर यानी कि उसके पोटेंशियल डिफरेंस में स्वतः वृद्धि हो जाती है। जिस रेट में आप प्रतिरोध को बढ़ाएंगे उसी रेट में विभवांतर में भी वृद्धि होती है। तो वही चीज़ मैंने लिखा, यदि आई मतलब धारा निश्चित कर दिया जाए तो प्रतिरोध आर के मान में वृद्धि करने से विभवांतर के मान में, विभवांतर को 20 लिखते हैं और ये प्रतिरोध आर यदि धारा है के मान में वृद्धि होती है तो वो स्वतः हो जाती है। तो ये एक आपका कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना है। तो ऐसा नहीं है कि ये धारा के मार्ग में बाधा या रुकावट ही है, इसी से विभवांतर को भी आप बढ़ा सकते हैं, वोल्टेज का मान भी बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, अतः प्रतिरोध के मान में वृद्धि करके विभवांतर के मान को बढ़ाया जा सकता है, तो ये आपका एक रिजल्ट आया यहाँ से। अब चलते हैं प्रतिरोध की उपयोगिता। अब देखते हैं इसका क्या यूज है इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो प्रतिरोध की उपयोगिता, तो प्रतिरोध की उपयोगिता के अंतर्गत सबसे पहले आपको इसमें परिपथ में धारा का नियंत्रण के रूप में, परिपथ
परिपथ कोई भी सर्किट है, परिपथ में धारा के नियंत्रण में, तो सबसे पहला यूज तो है किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करने के लिए प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। कैसे होता है अभी बता रहे हैं। और दूसरा इसका यूज है विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण करने में, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण करने में। तो विद्युत ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करने के लिए भी प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। अब इसको समझते हैं वन बाय वन। परिपथ में धारा नियंत्रक के रूप में कैसे इसको यूज करते हैं वो भी आप इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे भी ओम का नियम लगाइए। ओम के नियम से, अब देखिए ओम के नियम से ही I बराबर B/R ये आएगा। अब यहाँ पे B को नियत कर दीजिए, वोल्टेज को आप नियत कर दो। नियत मतलब ये कांस्टेंट कर दिया। तो किसी भी परिपथ में यदि वोल्टेज कांस्टेंट हो गया, जैसे हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है 220 वोल्ट, वो ठीक से होता है। वो अलग बात है कम ज़्यादा होता है, लेकिन 220 वोल्ट हमारे घरों में दिया जाता है इंडिया में सप्लाई। अमेरिका वगैरह में ये ज़्यादा है, 230 रहता है, लेकिन इंडिया में 220 पे ही सप्लाई की जाती है करंट। अब वोल्टेज का मान यदि फिक्स कर दें तो देखो ये तो फिक्स हो गया। अब इसमें यदि हम प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान घटेगा। तो यहाँ से लिख लेते हैं, यदि विभव या विभवांतर, विभव या विभवांतर का मान किसी परिपथ में नियत कर दिया जाए, नियत मतलब निश्चित, नियत कर दिया जाए, तो प्रतिरोध R के मान में वृद्धि करने से ये देखिए ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। धारा, विद्युत धारा I के मान में कमी होती है। तो जिस तरीके से यदि आप प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो करंट उसी तरीके से कम हो जाएगी। अब इस चीज का उपयोग कई रूपों में किया जाता है। यही स्टेप जो मैंने लिख रखा है, इसका उपयोग कई फॉर्म में किया जाता है। तो इसका नंबर 1 जो आपके रेगुलेटर आते हैं, अब इसको अभी बाद में बताते हैं, पहले इसको समझिए। अब देखिए इसके यूज कहाँ कहाँ है, यूजेस। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके रेगुलेटर बनाए गए हैं। नंबर 1 रेगुलेटर। अब रेगुलेटर का काम क्या है, पंखे को हमें जितनी स्पीड से चलाना है उतनी स्पीड से चला सकते हैं, उसको घटा भी सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो रेगुलेटर इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। पर रेगुलेटर में होता क्या है, एक परिवर्तनीय प्रतिरोध लगा होता है, एक परिवर्तनीय प्रतिरोध। तो इसमें एक परिवर्तनीय प्रतिरोध लगा होता है जिसे हम वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस एक बनाया गया है, उसको जब आप ऐसे स्विच को घुमाएंगे तो उससे प्रतिरोध का मान घटता बढ़ता है। तो जब प्रतिरोध का मान घटेगा बढ़ेगा तो वैसे ही करंट का मान भी सर्किट में घटेगा और बढ़ेगा, तो पंखा आपका उसी स्पीड से चलेगा। तो एक तो ये रेगुलेटर इसी के आधार पर बनाए गए हैं। और ध्यान रखिएगा इसी परिवर्तनीय प्रतिरोध को ही आपका धारा नियंत्रक कहा जाता है। यहाँ से नोट में लिख लीजिए क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक। तो धारा नियंत्रक की जो इंग्लिश होती है वो रियोस्टेट होती है, रियोस्टेट।
तो परिवर्तनीय प्रतिरोध, परिवर्तनीय प्रतिरोध का मतलब होता है जिसके प्रतिरोध के मान को हम चेंज कर सकें। तो परिवर्तनीय प्रतिरोध को ही धारा नियंत्रक कहते हैं, धारा नियंत्रक कहते हैं, रियोस्टेट, यही रियोस्टेट होता है। तो कई बार पूछते हैं कि रियोस्टेट क्या है। ऐसे ही मोबाइल की आवाज़ को कम ज़्यादा करने में वहाँ पे भी यही काम करता है आपका रियोस्टेट, या उसकी साउंड को कम ज़्यादा करने में, ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करने में, तो सारा यूज यही रियोस्टेट का है, यानी कि एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका बहुत सारा यूज है। अब उसके बाद में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण करने में दूसरा इसका एक महत्वपूर्ण यूज देखिए। एक तो आपने ये समझ लिया होगा कि कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है उसको हम अपने कंट्रोल के आधार पे चलाते हैं, तो वहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, बगैर उसके चलाना संभव नहीं है। अब इसमें दूसरा यूज इसका वो है आपका विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण करने में। विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण करने में, तो विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जाने में। अब यहाँ पे भी जो वोल्टामीटर होता है, वोल्टामीटर, तो वोल्टामीटर में भी विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदला जाता है। इसका रूपांतरित कर लेते हैं। तो जितनी हमारी मोबाइल की बैटरी हैं ये सब इसी कॉन्सेप्ट पे चलती हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये लोग एक रासायनिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेती हैं और बाद में फिर वही रासायनिक एनर्जी फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में हमको मिलती रहती है। एक तो है। दूसरा विद्युत हीटर, विद्युत हीटर। अब देखिए जितने हीटर हैं ये प्योर रेजिस्टेंस पे निर्भर है, तो जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस का मान बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे उसका विभवांतर भी बढ़ जाता है। तो प्रतिरोध का मान जितना अधिक होगा विभव कहिए या विभवांतर, V का मान भी उतना ही अधिक होगा। ये तो अभी हमने दिखाया था आपको, क्योंकि प्रतिरोध का मान ये देखो V=IR, तो I यदि नियत है, धारा का मान नियत है, तो प्रतिरोध का मान बढ़ाने से वोल्टेज का मान बढ़ेगा। और विभव क्या होता है? विभव होता है किसी आवेश को किसी परिपथ में ले जाने के लिए किया गया कार्य, ये विभव होता है। अब यहाँ से यदि आवेश को ले जाने में ज़्यादा कार्य करना पड़ रहा है, कार्य अधिक करना पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से वहाँ ऊर्जा भी अधिक उत्पन्न होगी। और प्रतिरोध का मान ज़्यादा होने से वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, तो इसलिए वहाँ का विभवांतर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसीलिए जो हीटर में तार लगा होता है क्रोमियम का, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक ऊर्जा द्वारा बहुत सारा कार्य किया जाता है और वो कार्य हीट ऊष्मा के रूप में, यदि ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में आपका रूपांतरित होता है। इसलिए विद्युत ऊर्जा हीटर में क्या होती है? विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होती है। तो यहाँ पे ये ट्रांसफर होती है और कुछ प्रकाश को, क्योंकि जब हीटर तेज गर्म होता है तो कुछ लाइट भी निकलती है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रतिरोध जिसको हम बाधा या रुकावट कहते थे, उसके बगैर तो कोई काम करना
इलेक्ट्रिक से संभव ही नहीं है। अतः इसमें फाइनल एक लिख लीजिए, तो फाइनल इसमें ये लिख लीजिए नोट, प्रतिरोध कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कि बगैर प्रतिरोध के विद्युत ऊर्जा का कोई भी उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो बगैर प्रतिरोध के विद्युत ऊर्जा का कोई भी उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो भविष्य में इलेक्ट्रिक एनर्जी का आप यूज ही नहीं कर पाएंगे यदि प्रतिरोध नहीं होगा, क्योंकि देखिए B=IR से साबित होता है, R का मान शून्य कर दोगे, यदि ये 0 हो जाएगा तो धारा का मान भी शून्य हो जाएगा, तो विभव का मान भी शून्य हो जाएगा, सब कुछ सन्नाटा आ जाएगा, तो सारी चीजें 0 हो जाएंगी। तो बगैर प्रतिरोध इलेक्ट्रिक एनर्जी का कोई यूज नहीं है, अंततः ये रिजल्ट निकला। अब हम चलते हैं, इसके बाद में आपको प्रतिरोधों का जो संयोजन है, कॉम्बिनेशन है, उसको बताते हैं। चलिए, तो इसमें प्रतिरोधों के जो कॉम्बिनेशन है उसको जानने से पहले एक चीज आपको और बता दें, विभव और विभवांतर में अंतर। तो विभव या इसको आप इसी को विभवांतर समझ लीजिए, विभवांतर। और एक टर्म और नया यूज होता है, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। तो पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। अब इसमें देखिए, एक सिंपल ऐसे समझ लीजिए, ये कोई एक बैटरी है, इलेक्ट्रिक बैटरी, इसको बना लो यहाँ पे। अब इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, दो टर्मिनल्स इसमें रहते हैं। अब यहाँ से इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट भर दिया जाता है, तो इसके अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है, विद्युत अपघट्ट, उसको हम लोग विद्युत अपघट्ट कहते हैं, अपघट्ट, इसको भर देते हैं। अब इसमें यहाँ से कनेक्शन लेते हैं, जिसको जो भी चीज़ें हमें चलानी रहती हैं उसके लिए यहाँ से एक कनेक्शन कर लिया जाता है ऐसे। अब ये सपोज कर लीजिए कि यही हमें बल्ब यहाँ से जलाना है, तो ये बल्ब है जिसको हमें जलाना है। अब आवेश की सप्लाई, ये जो बैटरी है जिसको हमने लगा रखा है यहाँ पे, ये बैटरी क्या करेगी, तो ये एक बैटरी क्या है, इलेक्ट्रिक विद्युत ऊर्जा का एक परमानेंट स्रोत होती है। तो बैटरी का काम ही यही होता है, इलेक्ट्रिक बैटरी, कि ये किसी भी परिपथ में आवेश के सप्लाई को लगातार बनाए रखती है। अब यहाँ से कोई स्विच पड़ा रहता है, उसको जैसे आप ऑन करेंगे तो यहाँ से देखिए दो टाइप का है, आवेशों की सप्लाई इस इलेक्ट्रोलाइट से होके गुजरेगी, ऐसे इसी से होके जाती है। अब इसमें पहले हम आपको बताते हैं विद्युत विभवांतर या विभव। तो विभव कहिए इसको या विभवांतर कहिए, बी से आप डिनोट करते हैं। अब बैटरी का काम ही है कि किसी भी परिपथ में आवेश के प्रवाह को बनाए रखना। तो यहाँ से इसमें आवेश, यहाँ से मान लीजिए सप्लाई हुए, आवेश कहिए या विद्युत धारा कहिए, तो आवेशों के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो किसी आवेश को इस पूरे सर्किट में यहाँ ए से लेकर के ऐसे पूरे भर में यहाँ बी तक लाने के लिए, तो किसी आवेश को ए से पूरे परिपथ में होते हुए बी तक, यहाँ तक लाने के लिए, ए से बी तक लाने के लिए
जो कार्य करेगा, कार्य मतलब वर्क, तो वही आपका विभव या विभवांतर कहलाता है। तो B इक्वल टू Q अपॉन W। लेकिन ये W कौन सा है? A और B के बीच का। तो किसी परिपथ में जो बाहर का सर्किट है, इसमें आवेश को प्रवाहित करने के लिए जितना कार्य किया जाता है उसी को हम विभव या विभवांतर कहते हैं। अब विद्युत वाहक बल क्या है? विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, ईएमएफ कहते हैं, ईएमएफ, और शॉर्टकट में इसको हम लोग ई से ही लिखते हैं। तो इसमें भी यही है कि ये भी आवेश को ही सप्लाई करेगा, इसी आवेश को, लेकिन इसमें ये पार्ट भी जुड़ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसको हम रेड कर दे रहे हैं। जब रेड पार्ट यानी कि सेल सहित, ये कोई सेल है, बैटरी है या सेल है, तो ये ऊपर वाला तो रहेगा ही रहेगा, यानी ये वर्क तो रहेगा ही, यहां से लगा करके यहां तक, प्लस सेल सहित इतना और आ जाएगा, सेल सहित, क्योंकि अंदर भी तो आवेश को ले जाना पड़ता है इसमें। तो सेल सहित जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो इसको आप डिफाइन कैसे करते हैं? किसी भी बैटरी, चाहे आप बैटरी कहें या सेल कहें, सेल का विद्युत वाहक बल उस परिपथ में सेल सहित आवेश Q को प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाता है उसे उस सेल का सेल होगी या बैटरी होगी, का विद्युत वाहक बल कहते हैं। और मात्रक इसका मात्रक जो है वो भी वोल्ट ही होता है, काम वही है, वोल्ट होता है। तो विभवांतर और विभव में या विद्युत वाहक बल में बस इतना ही फर्क है कि जो विभव या विभवांतर है वो इस सेल के बाहर आवेश को सप्लाई करने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है वो विभव के रूप में जाना जाता है, और जब सेल सहित पूरे परिपथ में सप्लाई करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत वाहक बल के रूप में जाना जाता है। चलिए, उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आपने समझ लिया होगा। तो किसी भी बैटरी या सेल में विद्युत वाहक बल उस परिपथ में सेल सहित आवेश Q को प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाता है उसे उस सेल या बैटरी, देखो बैटरी जो होती है वो ग्रुप ऑफ सेल होती है, कई सारी सेलें मिला दो तो बैटरी बन जाती है, का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसका मात्रक भी वोल्ट ही होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, वो है प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन। और यहाँ से कई महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों के संयोजन को कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे वैसे 3 प्रकार से इनके क्रम है। तो प्रतिरोधों को 3 प्रकार से आपस में जोड़ा जा सकता है। मान लेते हैं हमने कोई 3 प्रतिरोध ले लिए। ये देखिए, पहला प्रतिरोध ये है AB,
दूसरा प्रतिरोध देखिए, ये कोई CD, और एक तीसरा और ले लीजिए, ये वाला, ये मान लेते हैं हमारा PQ है। इनके नाम दे दीजिए, ये R1, ये R2 और ये R3। 3 प्रतिरोध हमने लिए हैं। तो इनको हम कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं? तो प्रतिरोधों को तीन प्रकार से जोड़ा जा सकता है। इसको आप 3 प्रकार से जोड़ सकते हैं। कौन कौन से वो 3 प्रकार हैं? नंबर 1 समांतर क्रम में, या नंबर 1 पे श्रेणी कर लीजिए, श्रेणी क्रम में, इन सीरीज सिस्टम। तो सीरीज क्रम, श्रेणी क्रम में आप जोड़ सकते हैं। दूसरे नंबर, इन्हीं को आप समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं, समांतर क्रम में, इन पैरेलल। तो पैरेलल क्रम में, और एक और होता है जो इनको मिक्स कर दीजिए, मिक्स्ड क्रम, मिश्रित क्रम में, मिश्रित क्रम में, इन मिक्स्ड। तो मिक्स्ड ऑर्डर, तो इनको एक मिक्स्ड ऑर्डर में भी कर सकते हैं। क्रम का मतलब ऑर्डर होता है, क्रम का मतलब ऑर्डर। तो 3 प्रकार से जोड़ा जा सकता है, श्रेणी क्रम में इन सीरीज ऑर्डर, समांतर क्रम में इन पैरेलल ऑर्डर, और मिश्रित क्रम में इन मिक्स्ड ऑर्डर। तो प्रतिरोधों को यदि पूछा जाए कि कितने प्रकार से हम जोड़ सकते हैं, तो प्रतिरोधों को किसी भी विद्युत प्रपथ में 3 प्रकार से जोड़ा जा सकता है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में और मिश्रित क्रम में। अब एक एक को पढ़ते हैं और उनकी विशेषताओं के विषय में बताते हैं कि कब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, कब समांतर क्रम में जोड़ेंगे और कब मिश्रित क्रम में जोड़ेंगे। तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, सीरीज ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस, ऑफ रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में कब लगाते हैं और कैसे लगाते हैं, तो इस पे ये पहले देखिए। एक पहले तो हमने ये ले लिया, ये हमारा पहला प्रतिरोध हो गया R1। एक दूसरा इसी से आगे जोड़ दीजिए, ये हो गया R2, और इसी में एक तीसरा जोड़ दीजिए, तो ये हो गया R3। तो जब 3 प्रतिरोध इस तरीके से लगाए जाएं, और यहाँ पे कोई बैटरी लगा लो, ये इसका स्विच हो गया, ये देखिए। तो इस तरीके से ये मान लेते कोई बैटरी लग गई है। अब यहाँ पे 3 प्रतिरोध हैं जिनको हमने श्रेणी क्रम में रखा है, तो प्रतिरोधों का ये कहलाता है श्रेणी क्रम। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम। अब इसमें जब जैसे स्विच ऑन होगा तो करंट सप्लाई होगी, और ये करंट ऐसे जाएगी। तो जो करंट यहाँ से गुजरेगी वही करंट यहाँ पे आएगी, वही करंट यहाँ से निकलेगी, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है, और वही करंट यहाँ से आएगी और वही करंट इधर वापस आ जाएगी। तो इसमें विद्युत धारा का मान सारे प्रतिरोधों में समान रहता है। तो श्रेणी क्रम में इसका बैटरी का विभव
आप बी ले लीजिए। और तो यदि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो सभी प्रतिरोधों में धारा का मान, धारा मतलब विद्युत धारा का मान समान रहता है। तो एक नंबर चीज तो यही जान के रखना है कि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा पूरे परिपथ में समान रहता है, जबकि प्रत्येक प्रतिरोध के विभव या विभवांतर V का मान भिन्न मतलब अलग अलग रहता है, भिन्न रहता है। तो उनके वोल्टेज जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। अब देखिए, तो इस वाले प्रतिरोध का जो विभवांतर है वो अलग हो जाएगा। इसका विभवांतर V1, इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो आपका अलग हो जाएगा, वो V2, और यहाँ पे इसके तीसरे वाले R3 का प्रतिरोध का जो विभवांतर है वो अलग हो जाएगा V3। तो उस केस में विभवांतर सारे अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे ओम के नियमानुसार तो ओम के नियम से ये विभवांतर निकाल लीजिए। तो V1 इज इक्वल टू, तो धारा तो वही रहेगी I R1, V2 इज इक्वल टू I R2 दूसरे वाले के लिए, और V3 इज इक्वल टू I R3। तो ये तीनों में ओम के नियम लग गए, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों का जो टोटल विभव होगा अलग अलग, वो इस बैटरी के विभव से ही लिया गया है, तो इसी के बराबर होगा। अतः कुल विभव B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3, ये याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो इन तीनों के बराबर होगा। अब इसमें जब आप वैल्यू लगा देंगे इनकी, ये सारे मान उठा के इसमें रखेंगे, तो ये समीकरण आप यहाँ पे 4 कह सकते हैं। तो 1, 2, 3 के मान समीकरण 4 में रखने पर यहाँ से लिख लीजिए, समीकरण 1, 2 तथा 3 के मान समीकरण 4 में रखने पर, तो इसको आप रख दीजिए 4 में। तो हमारा B बराबर जो आ जाएगा, B बराबर B1 की जगह पे डालेंगे IR1, तो IR1, उसके बाद प्लस B2 की जगह पे डालेंगे IR2, और B3 की जगह पे IR3। यहाँ पे, और ये सर्किट का पूरा विभव है, तो यहाँ पे B इक्वल टू IR कैपिटल R, इस तरीके से। तो ये इसकी वैल्यू भी लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका I, तो धारा तो ये R बराबर, इसमें I करंट कॉमन है, देखो यहाँ भी I, तो I कॉमन ले लीजिए, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये ऐसे कॉमन हो गया। I से कैंसिल हो जाएगा, तो कुल प्रतिरोध जो होगा, पूरे सर्किट का जो प्रतिरोध होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगा। और रहेंगे तो और ऐसे आगे जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपका कुल प्रतिरोध प्राप्त होगा। अब यहाँ पे इसके विषय में ये तो आपने समझ लिया होगा, बस ओम का नियम लगाइए, B1 के लिए, B2 के लिए, B3 के लिए।
कुल विभव V होगा तीनों मिलकर के, क्योंकि जो बैटरी का विभव होगा वही वोल्टेज टोटल के बराबर रहेगा, और कुल प्रतिरोध R, धारा तो पूरे सर्किट में आई रहेगी। इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है। अब इसमें इसकी देखिए विशेषताएं, श्रेणी क्रम में हम लोग कब लगाएंगे इसको थोड़ा समझ लीजिए। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को तब जोड़ा जाता है जब प्रतिरोध का मान अधिक चाहिए होता है। तो हमें जब ज़्यादा प्रतिरोध चाहिए है तो उनको श्रेणी क्रम में लगाते हैं, और तो इस तरीके से यहाँ पे जो अधिक प्रतिरोध की आवश्यकता है तब उनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो कुल प्रतिरोध का मान उनके टोटल के बराबर हो जाता है। चलिए, इसके बाद में अब इनका दूसरा क्रम समांतर क्रम है, वो इंटरमीडिएट में आता है, यहाँ पे आपका नहीं पूछा जाता है। तो श्रेणी क्रम में जो कुल प्रतिरोध आएगा वो सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर प्राप्त होता है। अब समांतर क्रम में दूसरा वाला क्रम प्रतिरोधों का समांतर क्रम। तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो पैरेलल में देखिए कैसे लगाए जाते हैं। एक प्रतिरोध ये ले लिया R1, दूसरा प्रतिरोध ये R2, R1 हो गया, R2 हो गया, तीसरा आपका ये R3 हो गया। इनके सबके सिर एक में जोड़ दो और इनके सबके पैर एक में जोड़ दो और किसी बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दो, एक स्विच लगा दो। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ए और बी के बीच, अब देखिए ए और बी के बीच वही विभव रहेगा जो इस बैटरी का विभव होगा। तो ये बी इसका विभवांतर हो गया, तो जो ये बैटरी लगी है। अब इसको जब श्रेणी क्रम में लगाएंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम, तो इस टाइप का क्रम बनता है, सबके पैर एक में। अब यहाँ से जो करंट चलेगी, मान लीजिए जो धारा आई जा रही है, ये धारा यहाँ पे तीन भागों में बट जाएगी, कुछ इधर से जाएगी, कुछ इधर से जाएगी और कुछ इधर से। मान लो इसमें धारा I1 और इस वाले में I2 और इस वाले में I3। तो ये धारा I1 ही यहाँ से निकलेगी आके और I2 यहाँ से निकलेगी आके, I2 धारा, और I3 धारा आपकी यहाँ से निकले गुजरेगी और यहाँ पे आकर के फिर ये फर्दर आपकी धारा I में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से इसमें धारा के मान अलग अलग हो जाएंगे, जबकि तीनों के बीच विभव का मान वही रहेगा जो बैटरी के बीच में है। तो यहाँ पे लिखेंगे ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार। तो इसमें धाराएं अलग अलग हो जाएंगी। तो ओम का नियम आपका V=IR होता है, तो I यहाँ पे अलग अलग हो जाएंगी। तो I1 जब निकालेंगे तो वोल्टेज वही रहेगा, विभव सबका सेम रहेगा। तो नंबर एक, R1 प्रतिरोध में धारा, तो I1 प्रतिरोध ये वाली है, इसमें धारा I1 बहेगी, I1। तो I1 बराबर हो जाएगा V/R1, वोल्टेज समान रहेगा। ऐसे ही R2 प्रतिरोध में धारा, तो I2 में I2 धारा बहेगी, तो V/R2, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। और R3 प्रतिरोध में धारा आपकी I3 होके बहेगी, V/R3। अब इसमें कुल धारा जो यहाँ से गई है उसी के बराबर होगा, तो टोटल धारा का मान अतः
परिपथ में कुल धारा I बराबर ये जो I है इन तीनों टोटल के योग के बराबर है, क्योंकि जितना पानी यहाँ से मान लो गया वही इन तीनों नालियों में बट गया। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 एक आपका चौथा समीकरण आ जाएगा। यही सारे मान उठाइए, इसमें रख दीजिए और ये यहाँ से ये वाला लगा दीजिए। तो B इक्वल टू जो IR होता है, तो यहाँ से जब आप I निकालेंगे I इक्वल टू, तो ये आपका आ जाएगा B/R। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू पहले यहाँ से लगा दो, जो बैटरी की टोटल धारा है तो B/R, तो ये बैटरी की कुल धारा है। अब ये अलग अलग धाराएं यहाँ से ले लीजिए, समीकरण 1 से I1 का मान तो B/R1, समीकरण 2 से I2 का मान B/R2, समीकरण 3 से I3 का मान तो B/R3। ऊपर देखिए वोल्टेज कॉमन है तो B ऊपर कॉमन हो जाएगा, तो B आपका ऊपर कॉमन हो गया, नीचे टोटल R, तो B को कॉमन करिए तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और होंगे तो ऐसे लग जाएंगे। यहाँ से वोल्टेज इसका कट जाता है तो ये आ गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और आगे रहेंगे तो ऐसे जुड़ेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा समांतर क्रम में आ गया। यह है प्रतिरोधों का समांतर क्रम। प्रतिरोधों का समांतर क्रम, तो समांतर क्रम में वोल्टेज समान रहता है, और जबकि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान रहती है। अब इसका कब प्रयोग करते हैं वो देख लीजिए। तो ये 3 ओम के नियम से आप बना करके इसको आसानी से कर सकते हैं। अब समांतर क्रम का प्रयोग कब करेंगे, ये क्वेश्चन एक क्लास आपसे पूछा जाता है। तो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में तब लगाते हैं जब हमें कुल प्रतिरोध का मान सबसे कम प्रतिरोध से भी कम चाहिए होता है। अतः जब हमें कम प्रतिरोध की जरूरत है तब हम उसको समांतर क्रम में लगाते हैं, और अधिक प्रतिरोध की जरूरत है तो उनको श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो ये लास्ट में कंक्लूजन कर लीजिए इसको। श्रेणी क्रम अधिक प्रतिरोध मतलब परिपथ का प्रतिरोध अधिक करने के लिए किया जाता है। श्रेणी क्रम अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए लगाया जाता है। और समांतर क्रम जो है, समांतर क्रम प्रतिरोध का मान कम प्राप्त करने के लिए लगाया जाता है। तो जब हमको अधिक प्रतिरोध चाहिए होगा तब हम श्रेणी क्रम में लगाएंगे, और जो कम प्रतिरोध चाहिए होगा तब उनको हम समांतर क्रम में लगाते हैं। तो इस तरीके से ये आपके दोनों क्रम हो गए हैं। और मिक्स्ड क्रम में कुछ श्रेणी क्रम में रहते हैं और कुछ समांतर क्रम में रहते हैं, तो उसे मिक्स्ड क्रम कहा जाता है। वो आपके 10th क्लास में आता नहीं है, इसलिए उसको 12th में पढ़ोगे। चलिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। अब इसके जो न्यूमेरिकल पार्ट बचा हुआ है, आज थ्योरी पार्ट हमने इसका कंप्लीट कर दिया। न्यूमेरिकल पार्ट्स इसी क्रमों पे आपको अगली वीडियोज में करवा देंगे। चलिए चलते हैं। थैंक यू।